नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक बेनेडेत्तो क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक हैं। उनका उद्देश्य साहित्य में आत्मा की अंतःसत्ता स्थापित करना है। क्रोचे एक प्रतिभा संपन्न इटालियन विचारक थे, जिनका समय सन 1866 से 1942 ईस्वी तक है। उन्होंने कला और काव्य सर्जना के क्षेत्र में एक सिद्धांत की स्थापना की, जिसे अभिव्यंजना सिद्धांत या अभिव्यंजनावाद के रूप में जाना जाता है। अभिव्यंजना सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने अपने ग्रंथ एस्थेटिका में किया, जिसे अंग्रेजी में थियरी ऑफ एस्थेटिक के रूप में अनुदित किया गया है। एस्थेटिका का प्रकाशन सन 1901 में हुआ, जिसका 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दशकों के काव्य और समीक्षा के क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा। वास्तव में एस्थेटिका एक सौंदर्य शास्त्रीय ग्रंथ है, लेकिन इसने काव्य और समीक्षा को देखने परखने की भी एक दृष्टि प्रदान की है। क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत उस समय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कह सकते हैं कि क्रोचे ने अपने समय के और अपने समय के पूर्व के लगभग सभी काव्य शास्त्रीय और सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांतों का अध्ययन अवगाहन करने के पश्चात ही अभिव्यंजनावाद का प्रतिपादन किया। इतना ही नहीं, उस समय के बड़े बड़े विचारकों यथा बॉमगार्टन, कांट, हीगेल आदि के विचारों का भी उन्होंने समावेश किया है। क्रोचे से पूर्व कांट ने बाह्य जगत और मन के तादात्म्य की स्थापना करते हुए बाह्य जगत की उपेक्षा की है, जबकि हीगेल ने कांट से कुछ बिंदुओं पर सहमति रखते हुए भी बाह्य जगत को भी महत्व दिया है, जबकि क्रोचे केवल और केवल मानसिक प्रक्रिया को ही महत्व देते हैं। काव्य और कला के संबंध में क्रोचे न तो पूरी तरह से वस्तुवादी मान्यताओं को स्वीकार करते हैं और न ही विशुद्ध रूपवादी मान्यताओं को ही स्वीकार करते हैं। क्रोचे का मानना है कि जब वस्तु तत्व और रूप तत्व आपस में घुल मिलकर एक हो जाते हैं, तभी कला का जन्म होता है। क्रोचे कला का संबंध सहज ज्ञान से बांधते हैं। उनका यह मानना है कि सहज ज्ञान की अभिव्यंजना ही कला है। क्रोचे ने ज्ञान के दो रूप बताए हैं, और इसमें पहला रूप, जिसे वे सहज ज्ञान या अंतःप्रभा कहते हैं या प्रतिभा कहते हैं, तो सहज ज्ञान का संबंध ही काव्य और कला से मानते हैं। दूसरे ज्ञान को वे तर्कलब्ध ज्ञान कहते हैं, और तर्कलब्ध ज्ञान का संबंध ज्ञान, विज्ञान इत्यादि से, दर्शन से मानते हैं। क्रोचे का मानना है कि दर्शन के जितने भी सिद्धांत हैं, वो किसी निराकार सिद्धांत पर आधारित हैं। यदि भारतीय दृष्टि से कहें तो कह सकते हैं कि सहज ज्ञान का संबंध सगुण साकार से है, जबकि तर्कलब्ध ज्ञान का संबंध निर्गुण निराकार से है। क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत पर व्यापक प्रतिक्रियाएं हुई, कई शंकाएं सामने आई, अनेक प्रश्न उठाए गए, यहाँ तक कि कुछ भ्रांत स्थापनाएं भी दी गई। लेकिन क्रोचे ने इन सब का उत्तर अपने लिखित भाषणों में दिया है, जो डगलस एशली के द्वारा अनुदित कर एसेंस ऑफ एस्थेटिक में प्रकाशित किए गए हैं। क्रोचे ने मुख्य रूप से ये सभी भाषण राइस इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूस्टन के उद्घाटन समारोह के लिए लिखा था, लेकिन उस समय चूंकि क्रोचे इटली के मंत्रिमंडल के सदस्य थे और शिक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत थे, तो अतिशय व्यस्तता के कारण उस समारोह में उपस्थित नहीं हो पाए थे। अतः उनके ये लिखित भाषण इसी ग्रंथ एसेंस ऑफ एस्थेटिक में शामिल हैं, जिनके प्रमुख विषय हैं कला क्या है, कला के संबंध में पूर्वग्रह, मानवात्मा और मानव के साथ कला का संबंध, और आलोचना और कला का इतिहास। क्रोचे के जितने भी सिद्धांत हैं, उनमें सब में सहज ज्ञान की ही मुख्य रूप से कला के संबंध में भूमिका बताई गई है। क्रोचे ने प्रकृति को भी उसी रूप में देखा है, और क्रोचे मानते हैं कि प्रकृति उसी के लिए सुंदर है जो प्रकृति को एक
कवि की दृष्टि से देखता है। क्रोचे यह मानते हैं कि कविता मनुष्य की मातृभाषा है। हर व्यक्ति अपने आरंभिक जीवन में सहज ज्ञान का प्रयोग करता है और इसीलिए उसकी भाषा काव्यात्मक, लयात्मक और बिंब से युक्त होती है। यहाँ तक कि जब आदि मानव थे उनकी भाषा को भी वे लयात्मक मानते हैं और इसीलिए क्रोचे का कहना है कि मनुष्य की जो मातृभाषा है वह वास्तव में कविता है। क्रोचे ने दूसरी स्थापना यह दी है कि हर व्यक्ति कवि है। कोई छोटा कवि हो सकता है और कोई बड़ा कवि हो सकता है। इस संबंध में उनका कहना है कि यह जो अभिव्यक्ति है वह वास्तव में एक सौंदर्य की सृष्टि है और जिसकी 4 अवस्थाएं होती हैं और जो व्यक्ति इन 4 अवस्थाओं को पूर्ण कर लेता है वही बड़ा कवि होता है। लेकिन कम से कम 2 अवस्थाओं को तो हर व्यक्ति पूर्ण कर लेता है। क्रोचे का यह मानना है कि जो सहज ज्ञान है वास्तव में वह भावात्मक ज्ञान है। सहज ज्ञान का संबंध वे भावात्मक ज्ञान से मानते हैं और कला का संबंध भावाभिव्यक्ति से मानते हैं। क्रोचे का कहना है कि भाव अनुभूति मात्र नहीं है बल्कि भाव अनुभूति का कल्पनागत या स्मृतिगत रूप है। क्रोचे की स्थापनाओं के निष्कर्ष को यदि देखें, उसे मूल रूप में समझने की कोशिश करें तो उसका निष्कर्ष ये है कि क्रोचे ने प्रथम ज्ञान सहज ज्ञान को ही कला की अनुभूति की जो अनिवार्य, हम कह सकते हैं कि अनिवार्यता उन्होंने सहज ज्ञान को माना है, उस सहज ज्ञान की अनुभूति को ही वे अभिव्यंजना के लिए आवश्यक मानते हैं। क्रोचे यह भी कहते हैं कि सहज ज्ञान ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है जबकि तर्कलब्ध ज्ञान ज्ञान की द्वितीय सीढ़ी है। अतः प्रथम ज्ञान के लिए द्वितीय की अनिवार्यता नहीं है जबकि द्वितीय ज्ञान के लिए प्रथम ज्ञान की अनिवार्यता है। धन्यवाद।